नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन एजुकेशन मित्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट में हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट में ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं हमारी तैयारी अधूरी रहती है। ठीक है, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस न कर लें तो आपके लिए क्या है, तैयारी में कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, आज उसी कमी को पूरा करने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के जो ईवीएस है, पर्यावरण है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे हिंदी के सीटीपी एसएसटी सबके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में आपको बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम। खेल जो हम खेलते हैं, प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे, इसके बाद बताएंगे, फिर हम सीधे आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारे ऑप्शन को देख लिया होगा, और आपका आंसर क्या होने वाला हम बताते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, यानी कि प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम जो भागीदारिता के लिए उन्हें खेल के मैदान में ले जाना, क्योंकि आपने जानना कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना। ठीक है, और उन्हें अलग अलग खेलों से परिचय कराना, जिससे उनकी जानने की जो है इच्छा बढ़े, तथा वे प्रकरण के शिक्षण में अधिक से अधिक भाग लें। आप सभी जानते हैं कि जो ईवीएस का ये है, ठीक है, ईवीएस जो आपका है ये 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो आपको 1 to 5 के बच्चों की तरह ही सोचना है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सीरियल नंबर होगा उससे कोई फर्क नहीं, आपको सेकेंड देखेंगे कि कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पंछी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। क्या प्रयोग करती है, देखते हैं। पहला है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है यहाँ पर कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। ठीक है, अब आपको बताना है इन सब के आधार पर क्या बताना है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 4, तो आपने आंसर भी देख लिया होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। यानी इससे क्या होगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो कक्षा जो तृतीय के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी को उन्हें हमारे और पक्षियों के बीच के संबंध को चार्ट बनाकर समझाना तथा पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे शिक्षार्थियों को क्या पूर्ण रूप से समझाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि वृक्ष संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। देखते हैं कौन से क्रियाकलाप है। पहला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा कह रहा है कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, फोर्थ कह रहा है यहाँ पर शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब आगे बताइए कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे अधिक प्रभावी होगी। अब प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि चौथा जो है क्या कह रहा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन को निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करना है। पहला उसमें करना क्या है, देखो आपको कह रहा है क्या प्यार बच्चों, आपको क्या बताना सबसे कम प्रभावी, यानी कि इन चारों पॉइंट में से आपकी जो सबसे कम प्रभावी है वो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको कम प्रभावी बताना था। देखिए ये तो ये फोर्थ लगा, क्योंकि प्रभावी कम है, क्योंकि शिक्षार्थियों को केवल कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना ही उचित नहीं है। ठीक है, अब देखो उसमें बताया है कि गुंजन को क्या क्या करना है, कि उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले यह बताना होगा कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तथा उसके बिना हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तथा साथ साथ उनके कुछ ऐसे चलचित्र या पोस्टर भी आदि को भी क्या दिखाना होगा। ठीक है, चलिए आदि क्या है दिखाने होंगे, जिससे उनके अंदर क्या वृक्षों के
प्रति एक संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न हो, लेकिन उन्हें कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने पर उन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना क्रियाकलाप पर कम प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये जो है आपके क्या 21 सितंबर 2014 के पेपर हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करके आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य या सुधार किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो वह ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि उसको इस प्रकार से करना, चिंतन कौशलों में सुधार करना कौशल पे होगा। देखिए ऑप्शन बी सही है कि आंचल का कक्षा में गहन जांच पड़ताल के प्रश्न और कल्पनापरक प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि वह अपने चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। अर्थात आंचल एक जिज्ञासु छात्रा है जिसे अपने विषय से संबंधित ज्ञान और उसमें प्रश्न करने भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अतः इसके कारण वह अपने चिंतन कौशलों को सुधारना चाहती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन 5 का रहा कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। प्रकाशित तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, आपको बताना है क्या हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, यानी आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण था कि जब वह पाठ को पढ़ा रही थी तब वह शिक्षार्थियों का ध्यान पूर्ण रूप से पाठ पर केंद्रित नहीं करा सकी तथा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है यहाँ पर, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपको कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, जिससे कि उस विषय में और अध्ययन हो तथा और नई जानकारियाँ प्राप्त हो। 67 क्वेश्चन का रहा है कि ईवीएस संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इसका अर्थ होता है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के बारे में आपको बताना है। देखिए दिशा से संबंधित भी एक क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? डी ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत के मानचित्र में जब दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष अगर देखा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः क्या दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। देखो यहाँ पर क्या है कि बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं देना है, वहाँ पर डांटना मारना पीटना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ आंवला और हरी पत्ती सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है आपको बताना है। तो यह मरीज जो एनीमिया से प्रभावित है, क्योंकि जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है तथा साथ ही गुड़ आंवला और हरी पत्ती सब्जियां खाने को कहता है तो यह क्या है कि
तो वह मरीज अनीमिया रोग से क्या पीड़ित है। अनीमिया के लक्षण क्या होता है? सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना इत्यादि। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग दिए गए हैं। आपको बताना पहला सी है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, कि सेक कर, तल कर, भून कर। खाना पकाने का तरीका होता है सेक कर, तल कर, भून कर, इसी तरह से खाना पकाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 12 क्वेश्चन है कि रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना ज़्यादा होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, देखिए दिया है कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको दे रखा है, इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला दे रखा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन आपको चुनना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा गया है कि यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी है, ये गलत है। यह भारत का भाग है और इसकी ऊंचाई इतनी, ये भी गलत है। ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन को आप सही करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे 8848 यानी कि 8848 मीटर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई है 8848 मीटर है। यह प्रश्न तकनीकी रूप से गलत था क्योंकि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही कर लेंगे वहाँ पर बनाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण, ये कौन कौन से आपको बताना है। तो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक क्या देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं ये आपको पता ना चाहिए। आपके चील है, बाज है, गिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि देखिए हमारी तुलना में अधिक यानी 4 गुना दूर तक देख सकने वाले पक्षी चील, बाज, गिद्ध हैं। चील इनमें काली चील, ब्राह्मणी या खैरी चील, ऑल बिल्ड चील आदि एक लगभग 2। ठीक है, बाज क्या है? शिकारी पक्षी भी, इसको भी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है और उन्हें क्या करना है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। तो वह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगी, यानी किस में मदद करेगी? तो आप सभी जानते हैं कि कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में मदद करेगी। ठीक है, बच्चों को जब रियल दिखाते हैं तो। आगे देखते हैं बच्चों कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 18 फुट यानी फुट ऊंचे बने हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है या बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं। तो ये इसके आधार पर आपको बताना कि वह बच्चा कहाँ से आया है, किस गांव से आया है। तो आप सभी जानते हैं कि असम, क्योंकि असम में क्या है, असम में वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ की जो घर है बांस के ऊंचे खंभों पर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, आपको नहीं बताना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, आपको नहीं वाला ऑप्शन देना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए सबसे यानी कि अधिकतर पीछे तक घुमा सकता है, तो ये उल्लू है। देखिए उल्लू यह एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात में। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन लगभग क्या पीछे तक घुमा सकता है। 270 लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं 360 भी डिग्री लिखा रहता है। ठीक है, आज अगर पूछे कौन झटके से अपनी गर्दन घुमाता है तो वो मैना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है, वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल
ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई। ठीक है, अतः यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किसी भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके क्या, गोवा राज्य में होता है। ठीक है, इन गोवा के लोग अपने घर के आंगन में ही टेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगाते हैं। तो पेपर में पूछता है कि टेपियोक क्या है? तो ये खाने पीने की वस्तुएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन सी है कि गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, आपको बताना है, ऑप्शन डी हो सकता है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पर कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। यानी कि क्या क्या है कि प्रश्न लिखना है, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना है, प्रश्न पत्र का संपादन करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आपको क्या है, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम, आपको इनमें से सही क्रम से आपको लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए अनुपालन के लिए सही क्रम है आपका क्या है, दूसरा है, चौथा है, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हाथियों के बारे में कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यानी कि 200 किलो तक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को कि यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए पूछने का मतलब यह है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना है कि बच्चे क्या है, सोचने की क्षमता का विकास करें, वो चीज़ों को सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर क्या होगा। आगे देखिए कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी जो अवधि कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी है अक्टूबर से दिसंबर। देखिए कहा गया है कि मधुमक्खी पालन में बिहार राज्य का सबसे अग्रणी राज्य है। इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी क्या है, समय माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी के बारे में दिया क्वेश्चन कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल आपको प्रति घंटे में बताना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, देख लेंगे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 56। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन क्यों चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। देख लेते हैं क्या क्या सही है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।